मित्रों नमस्कार, जय श्री सीताराम। आप सभी को नवग्रह पुराण के बुधग्रह के जन्म की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह द्वितीय श्रृंखला है, दूसरा भाग है यह बुधग्रह के जन्म का। तो आशा करता हूँ कि प्रथम भाग आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी ने श्रवण किया। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नवग्रह से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी संबंधित वीडियो देखने के लिए या डिवोशनल वीडियो देखने के लिए, भक्ति वीडियो देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो बुध ग्रह के जन्म की द्वितीय श्रृंखला का आरंभ करते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें आप लोग। तो देखिए, आंचल को वैसे ही छोड़ तारा धीरे से कदम बढ़ा रही है। आंचल खींचकर उकसाते प्रणय नायक की तरह पवन उसके पल्लू को मनमाना झुला रहा है। उसके शरीर पर वस्त्र दूसरे चर्म सा ताप दे रहा है। उद्यान में चल रही तारा में अज्ञात आलोचनाएं निशा कुसुम की तरह विकसित हो रही हैं। गुप्त वांछा सुगंध रह रहकर छू रही है। पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है। कहा है उसने अपने पति से, तो उसे क्यों नींद नहीं लग रही है तारा को पता है। नूतन से रूप में आया वह सुंदर चंद्र उसे स्वयं को अनजाने ही उसके निकट होते हुए निद्रा को दूर कर रहा है। तुम्हें वांछित पुरुष पति रूप में प्राप्त होगा, ऐसा ही वर दिया था ब्रह्मा ने। वह पुरुष बृहस्पति ही है कहा था, किंतु अपने पति के रूप में वांछित पुरुष बृहस्पति नहीं है, चंद्र ही है ऐसा लग रहा है। ब्रह्मा के अनुशासन पर विश्वास कर बृहस्पति के लिए घूमकर अन्वेषण कर अपराध तो नहीं किया है। इन्हीं विचारों में कदम बढ़ाती हुई तारा अचानक रुकी और कोई पीछे से उसके पल्लू को खींच रहा है। कहीं कहीं वो तो नहीं। तारा ने सिर घुमाकर आशा से लजाते हुए देखा। उसका पल्लू टहनी में फंसकर फूल का पौधा पवन के झोंके से हिलकर उसे जैसे आने का संकेत दे रहा हो। तारा ने चिढ़कर अपने पल्लू को खींच यथास्थान कर लिया। अपने में नाहक उत्पन्न हो रहे कोलाहल मचल रहे विचारों से बचने के प्रयत्न से तारा तेज गति से पग बढ़ाने लगी। एक ओर पर मुड़ते हुए अप्रयत्न ही रुकी। सामने विद्यार्थियों के आवास पर्णशालाएं दिखाई दिए। उन पर्णशालाओं में ही कहीं निद्रावस्था में होगा चंद्र। तारा ने अप्रयत्न ही लंबी सांस छोड़ी, फिर घूम आश्रम की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। अपने चारों ओर व्याप्त शीतल पवन की करती दंड यात्रा मदहोश करते फूलों के सुगंध को सहकर आसक्त तारा ने आश्रम में जाकर द्वार बंद कर लिए। फिर शयनागार की ओर धीरे धीरे से पग बढ़ाए। अंदर से बृहस्पति के खुर्राटे उसे आने के लिए कह रहे हैं। सभी विद्यार्थी दो कतारों में भोजन लिए बैठे हैं। आमने सामने कतार में बैठे विद्यार्थियों के अभिमुख होकर बृहस्पति बैठे हैं। सभी के आगे हैं केले के पत्ते। बृहस्पति विद्यार्थियों का परिशीलन कर रहे हैं। तारा भोजन परोसना प्रारंभ करते हुए बृहस्पति के पास आई। सनातन, चंद्र कहाँ है? बृहस्पति ने एक विद्यार्थी से पूछा। अभी आए नहीं गुरुजी, सनातन ने कहा। कौन? चंद्र? सभी के सामने रखे पात्र में जल डालते हुए तारा ने पूछा। अभी अभी रखा हुआ पानी गिर गया तो उसे नदी जाकर जल लाने को कहा है। भोजन का समय है ना, बृहस्पति ने विद्यार्थियों के पात्र में पानी डालते हुए किनारे पहुंची तारा से कहा। भोजन करके ही जाने के लिए कहा था स्वामी,
तो उसने पानी लाकर आराम से भोजन करूँगा कहा। आप लोग करते रहिए, उसके आने पर चंद्र और मैं भोजन करेंगे, तारा ने कहा। भोजनशाला की चौखट पर रुक चंद्र ने अटपटा सा अनुभव देखा। आमने सामने सटे हुए दो पत्तल पड़े हैं, एक में भोज्य पदार्थ भी रखा है। आओ चंद्र, वह पत्तल तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही परोस कर रखा है, गुरुपत्नी का स्वर सुनाई दिया। चंद्र ने सिर घुमाकर देखा, एक हाथ में पात्र, दूसरे में करछुल पकड़े तारा आ रही है। पत्तल के आगे आकर रुकी तारा ने सिर घुमाकर देखा, चंद्र द्वार पर ही है। तारा की हंसी उसके कानों को छुई। ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे या पत्तल को? आप पहले, चंद्र ने पत्तल की ओर देखकर कहा। हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे, तुम्हारे गुरुजी को बताई हूँ। आओ चंद्र, तारा की कंठ से आज्ञा ध्वनित हुई। चंद्र ने पत्तलों की ओर कदम बढ़ाया। तारा उसे देखते हुए मुस्कुराने लगी। क्या बात है चंद्र, कदम बढ़ाने में संकोच दिखाई दे रहा है, भूख नहीं है क्या? मैं कितनी भूखी हूँ जानते हो? तारा ने हंसते हुए कहा। बैठो। चंद्र बैठ गया। तारा उसे ही देख रही है। एक क्षण रुको, मैं भी परोस लूँ, ठीक है ना? कहते हुए वह पत्तल की ओर झुकी, जैसे किसी ने खींचा हो उसके पल्लू को। भुजाओं पर से उसके पत्तल में गिर पड़ा। चंद्र ने अप्रयत्न ही सिर उठाकर देखा। अरे रे, देख रहे हो पल्लू कैसे फिसल गया? जरा निकाल कर भुजा पर डाल दो चंद्र। दोनों हाथ से पकड़े पात्रों को दिखाते हुए तारा ने मुस्कुराकर कहा। चंद्र ने मंत्रमुग्ध सा तारा के मुख को देखा। वहाँ से दृष्टि को नीचे की ओर किए बिना रहने का विकट प्रतिज्ञा पर हार गया। चंद्र कहकर तारा ने चिताया। चंद्र असंकल्पित ही उठा। पत्तलों में पड़े तारा के पल्लू को हाथों में लिए तारा धीरे से उठाती हुई खड़ी हुई। पल्लू को हाथ में लिए चंद्र भी सीधे खड़ा हुआ। कांपते हाथों से पल्लू को भुजा पर डाल दिया। पर्वत शिखर को ढके कोहरे की चादर सा है उसका पल्लू। अपनी पत्तल पर उसकर तारा बैठी। चंद्र उसके सामने बैठ गया। कुछ समय पूर्व की कर्कश भूख इस समय गायब हो गई थी। बार बार चंद्र की दृष्टि तारा पर ही जा रही है। अब तक की पेट में लगी भूख अब आँखों में आ गई। ऐसा लगा, कैसा है पकवान, रुचिकर है ना? तारा ने हठात पूछा। तारा के प्रश्न से चौंकर चंद्र ने भोजन करना प्रारंभ किया। अपने को देखते पत्तल की ओर देखे बिना भोजन कर रहे चंद्र को मुस्कुराकर अवलोकन करते हुए भोजन कर रही है तारा। आपकी माताजी को महामहिला कहकर कहते रहते हैं आपके गुरुजी। तारा ने चंद्र के मुख को देखते हुए कहा। हाँ, चंद्र ने धीरे से कहा। आपकी माताजी सुंदर हैं, कहते भी सुना है मैंने। तारा ने फिर कहा। ओम, चंद्र ने कोरा उत्तर दिया। क्या सचमुच में आपकी माताजी इतनी सुंदर हैं? तारा ने भोजन करना रोककर पूछा। माँ बहुत सुंदर हैं, चंद्र ने कंठ पर जोर देकर कहा। तारा की बातें उसकी तत्कालिक हिचक मिटा रही थी। मुझसे भी सुंदर? तारा ने हंसते हुए पूछा। चंद्र ने सिर उठाकर देखा। तारा की आंखों में दुष्टता भरी हंसी दिखी। लाल होष्ठ थोड़े खिले चमेली के फूलों जैसे दंत दिख रहे हैं। बताओ चंद्र, आपकी माताजी सुंदर है या मैं सुंदर लगती हूँ? तारा की कंठ से दुष्टता भरे राग निकले। चंद्र अपने होंठ हिलाना भूलकर तारा के मुख को ही देखता रह गया। तारा ने छेड़ते हुए मंद हंसी के साथ बताओगे नहीं? कहा।
दोनों दोनों सुंदर लगते हैं, चंद्र ने हड़बड़ा कर कहा। फट पड़ी तारा ने हंसते हुए। पागल चंद्र, हंसी रोककर खाओ। चंद्र के पत्तल को देखकर तारा ने कहा। पेट भर गया, चंद्र ने धीमे स्वर में कहा। तारा जूठे पत्तल बटोर कर ऊपर उठी। उसके पल्लू में प्राण जैसे पुनः आ गए हों। फिर फिसला। उस आज यह पल्लू मेरे प्राण ले लेगा, चंद्र, कहा साभिप्राय से तारा ने। पर तब तक वह घूम चुकी थी। चंद्र ने उसके पीछे या भूमि पर पड़े पल्लू को हाथ में लेकर बाएं हाथ से ही उसकी भुजाओं पर सवार दिया। भुजा पर चंद्र द्वारा संवारे पल्लू को अपनी ठुड्डी से दबाकर चंद्र की ओर तिरछी नज़रों से तारा ने देखा। यह रेशमी साड़ियाँ ऐसी ही होती हैं, बार बार सरकती रहती है। तारा चलती जा रही है, द्वार की चौखट पर चल रही है। वह हंसी स्मरण हो आई चंद्र को। पीछे से तारा का समस्त सौंदर्य भी एक साथ दिखाई दे रहा है। उसके ले जाते हुए मर्यादा के लिए दोनों सुंदर लगते हैं कहा था, किंतु माँ की सुंदरता अलग है, तारा की सुंदरता कुछ और। कोई पुकार रहा है। सुनकर चंद्र ने तुरंत पलट कर देखा। उसकी नज़रें किसी को व्याकुल होकर उद्यान में खोज रही हैं। वृक्षों के नीचे, लताओं के झुंड के नीचे अंधेरे में छिपकर आंख मिचौली खेल रही है वह। मेरी जैसी ही नींद से दूर होकर मन को उकसाने वाली मधुर कल्पनाओं के वश वह भी क्या उद्यान में आई होगी। मध्याह्न के भोजनोपरांत उसे वह सरकने वाली रेशमी साड़ी ही याद आ रही है। उसके कंठ में ध्वनित वीणा के तार ही उसके कानों में सुनाई दे रहे हैं। उसके हृदय में भी वे प्रतिध्वनित हो रहे हैं। चंद्र इधर उधर अंधेरे में दबकर छिपी उसके लिए आशा से आतुरित होकर बिना आहट के उसे ढूंढ रहा है। किसी पुकार ने पहले की ही तरह उसे बुलाया। चंद्र ने सिर घुमाकर देखा। लताओं के गुच्छों में पत्तों का शोर हुआ। किसी पक्षी के परों की ध्वनि जो अब तक बुला रहा था, वह पक्षी उड़ गया। चंद्र ने भारी निश्वास लिया। वह गुरुपत्नी उस तरह रेशमी साड़ी का सरकना नित्य घटित होते रहता होगा। समीप में रहते गुरुजी शिष्यों में कोई न कोई उस पल्लू को संवारता साधारणतया घटित होता रहता होगा। सुंदर स्त्री को अति समीप से पहली बार देखने के नाते वह विचलित हो रहा है। क्या उसकी आंखें सभी को एक ही दृष्टि से और मात्र उसको दूसरे भाव से, अर्थवंत और संदेशात्मक दृष्टि से देखती हैं। कुछ भी निश्चय नहीं करने की स्थिति में चंद्र ने विद्यार्थियों के आवास की ओर भारी कदमों से पग बढ़ाए। इतने समय तक झाड़ियों में से चंद्र का अवलोकन कर रही परिचायिका पुंजकस्थला मुंह फैलाकर अपनी पर्णशाला की ओर चली गई। अप्सरा होने पर भी इंद्र ने गुरुजी के आश्रम में परिचायिका के रूप में नियमित कर स्वर्गलोक से यहाँ भेज दिया। आश्रम के जीवन ने उसे निस्सार कर दिया। गुरुपत्नी के कहे हुए सारे वह काम करना, गुरुजी के देवार्चन के लिए प्रतिदिन प्रातः ही फूल तोड़कर लाना और उन्हें समर्पित करना पड़ता है। विद्यार्थियों के आवास की स्वच्छता का ध्यान रखना। पुंजकस्थला ने एक निःश्वास लिया। एक खेल नहीं, एक गीत नहीं, कोई विनोद नहीं, कोई आवेदन नहीं। वह इधर उधर इठराती चलती फिरती तो सरसोक्त छलोक्त करने वाले वहाँ देव युवक नहीं हूँ। उस उर्वशी की तरह या मेनका की तरह नृत्य गीत आता तो देवराज उसे यहाँ क्यों भेजते। इस एकांतवास दंड से उसे
क्यों दंडित करते? अप्सरा की तरह जन्म लेकर भी अप्सरा की तरह जीने का भाग्य नहीं। पुंजकस्थला ने एक दीर्घ निश्वास लिया। विद्यार्थीगण आंखें बंद कर वेद सूक्त का पठन कर रहे हैं। बृहस्पति अर्धनिमीलित आंखों से एकाग्रता में लीन है। चंद्र ने आंखें बंद नहीं की हैं, पठन भी नहीं कर रहा है, कोई अनुकरण भी नहीं। उसकी दृष्टि आश्रम के वातायन पर ही है। उसे देख तारा की आंखें अटकेलियाँ कर रही हैं, होठ हंस रहे हैं। चंद्र बृहस्पति के कंठस्वर ने चंद्र को चौंका दिया। तो आपने देखा बुध ग्रह के जन्म की द्वितीय श्रृंखला। आशा करता हूँ आपको यह श्रृंखला अवश्य ही पसंद आई होगी। तो जिन्होंने अभी तक की पिछली श्रृंखलाएं नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप वीडियोस में जाकर पिछली श्रृंखलाएं आप देख सकते हैं नवग्रह जन्म की। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। जय श्री सीताराम। आप सभी को मिलेंगे कल अगली श्रृंखला को लेकर। जय श्री सीताराम।